good morning dear all viewers. I am शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है. देखिए आज डेट क्या है, आज है 4/5. सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ के होंगे होप. सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे टुडे करंट अफेयर्स के बारे में. सो देखिए जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 को करेगा लॉन्च. सरकार ने बुधवार को बताया कि चंद्रयान 3 को इसरो इस साल अगस्त में लॉन्च करेगा. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया, चंद्रयान 2 मिशन से सबक लेते हुए और विशेषज्ञों को राय लेके मिशन चंद्रयान 3 के लिए कार्य जारी है. इसके लिए संबंधित जो हार्डवेयर का निर्माण है और उनके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं. सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ है. यहाँ ये बताया गया है कि जो चंद्रयान मिशन 3 है वो कब लॉन्च होगा, अगस्त में लॉन्च होगा. ठीक है, सो आपको याद रखना है वो कब लॉन्च होगा, अगस्त में. ठीक है, अगस्त में वो लॉन्च होगा. साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने, जैसे कि केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र, उन्होंने लोकसभा में बताया कि जो चंद्रयान 2 था, तब चंद्रयान 2 मिशन आया था, तो उससे सबक लेते हुए, ठीक है, ये इस मिशन को तैयार किया गया है. सफलतापूर्वक कुछ कार्य पूरे किए गए हैं. हार्डवेयर का जो निर्माण है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है. सो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी न्यूज़ के बारे में. देखिए ऑस्ट्रेलिया को हरा के रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 विश्व कप में फाइनल में पहुंचा भारत. सो देखिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ है कि भारत ने 2022 अंडर 19 विश्व कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के 96 रनों से हराकर रिकॉर्ड 8वीं और फाइनल में प्रवेश किया है. भारत ने कुल 290 से 5 स्कोर बनाया था और मैच के भारतीय कप्तान यश डूल ने टीम की तरफ से सर्वाधिक 110 रन बनाए. वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 41.5 ओवर में 154 रन पे आउट कर दिया. सो देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. और देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अंडर 19 विश्व कप के बारे में. सो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज भी होगी. सो चलिए आज आपको पता चल गया, इसको आप नोट कर लेना. जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगी. चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड न्यूज़ की. देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस बार एग्जाम देने वाले थे. देखिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपका 861, ठीक है, 861 पदों पर होगी भर्ती. देखिए संघ लोकसेवा आयोग यूपीएससी ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन के अनुसार इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में 861 पदों पर भर्ती निकाली गई है. परीक्षा 5 जून 2022 को होगी. विद्यार्थी www.com यूपीएससी गवर्नमेंट इन पे या फिर www.upsc कौन जो लाइन है उस पर आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 22 फरवरी शाम 6 बजे तक आप कर सकते हैं. मतलब ये इसकी लास्ट डेट है कि 22 फेब तक आप इस पर शाम को 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. सो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक. आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि 5 जून को इसकी एग्ज़ाम होगा प्री का. तो आप अच्छे से काफ़ी प्रिपरेशन कीजिए. और जो लोग 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि टाइम क्लोज आता रहता है, डे बाई डे माइनस होते जाते हैं लाइफ से. सो इसीलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. कोई भी दिक्कत आती है स्टडी में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा. और करंट की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि करंट 2 से 3 साल तक का करंट आपसे पूछा जाता है. सो अगर आप करंट को मेंशन करते हैं आंसर राइटिंग में तो काफ़ी बेस्ट होता है. आपका एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी अच्छे से बन जाता है. काफ़ी अच्छे से आप उसमें करंट को मेंशन करते हैं. साथ ही इंटरव्यू में भी काफ़ी करंट पूछा जाता है. सो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. तो जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 2022 में भी एग्ज़ाम देने वाले जून में, तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि पुर्तगाल में जो सत्तारूढ़ जो सोशलिस्ट पार्टी में संसद के पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया गया है. देखिए जो पुर्तगाल है सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी में संसद के पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. रविवार को मध्यावधि चुनाव कराए गए थे. देश के गृह मंत्रालय में 99% मतपत्रों को गिनती के बाद आंकड़े जारी
कर दिए, बाकी जो मतों की निगरानी थी वो अभी चल रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो एंटोनियो है तो उन्होंने कोस्टा के नेतृत्व सोशलिस्ट पार्टी को 42% मत मिले, उसमें से जो 230 मतलब 230 जो सीट रही हैं, सीटों में से 117 सीटें जीत ली हैं और श्री जो कोस्टा है प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दूसरे स्थान पर रही सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी को 28% मत मिले, वोटिंग रही उनकी। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कोस्टा हैं वो सोशलिस्ट पार्टी में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को संसदीय से पारित करने का असफल रही थी, जिसके बाद राष्ट्रपति जो मार्शलों ने रविवार को चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। सो देखिए, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो पुर्तगाल में जो सोशलिस्ट थी उसमें पार्टियों में पूर्ण बहुमत उसने हासिल कर लिया है। जो वोटिंग की गई थी कि 230 वोटिंग थी, उसमें से 117 सीटें जो हैं वो जीत ली गई हैं। 82% उन्हें मत मिले हैं सोशलिस्ट पार्टी को, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को हैदराबाद के राष्ट्रीय को स्टैचू ऑफ द इक्वलिटी समर्पित करेंगे। सो देखिए, ये सैटरडे को होने वाला है और हम यहाँ पे बात करते हैं डिटेल्स में जानने की। जो प्रधानमंत्री हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी शनिवार को हैदराबाद जाएंगे। वह हैदराबाद में पट्टनचेरू जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय जो परिसर है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के दौरा जो करेंगे और संस्थान की जो 50वीं वर्षगांठ समारोह है उसकी शुरुआत भी करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के जो भक्ति है जो संत हैं रामानुचार्य जी, और रामानुचार्य जी की याद में ये बनाई गई है। कितनी फुट की ऊंचाई है इसकी, तो 216 फुट की इसकी ऊंचाई है स्टैचू की। तो इसके आपको पता होनी चाहिए कि जो रामानुजाचार्य जी हैं तो उनकी आस्था जाति पंथ सहित जीवन में सभी जो पहलू रहे हैं, पहलुओं में सामान्यता के विचार को बढ़ावा दिया। प्रतिमा पंचलोहे से बनी है जो 5 धातुएं, पंचलोहे मतलब 5 धातु से मिक्स है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक मिश्रण है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए आपको पहले से नॉलेज हो गया कि शनिवार को जो नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम, वो हैदराबाद जाएंगे, उसको समर्पित करेंगे इक्वलिटी की जो स्टैचू ऑफ है। और साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि वो कितनी हाइट की मतलब कितनी ऊंची है प्रतिमा, 216 फुट की है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि महाराष्ट्र नए स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न की सूची में पहले नंबर पे। तो देखिए, हाल ही में प्रस्तुत जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में महाराष्ट्र के नए स्टार्टअप यूनिकॉर्न की जो सूची में पहले नंबर पे है। सरकारी सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र इस वित्तीय वर्ष के दौरान 14,000 स्टार्टअप में से 11,308 शुरू किए गए। जिन 44 कंपनियों को यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिला उनसे 11 महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, सो देखिए कितने को मिला है, 44 को मिला था, जिसमें कि जो 11 कंपनियां हैं वो महाराष्ट्र से हैं। इसकी जो सराहना करते हुए महाराष्ट्र कौशल विकास मंत्री नवाब मालिक ने कहा कि इससे साबित हो गया कि प्रगति और खुशहाली के लिए महाराष्ट्र ने स्टार्टअप्स में अनुकूल परिस्थिति का जो तंत्र है उसको विकसित किया है, परिस्थिति तंत्र इसमें विकसित किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देखिए, इस न्यूज़ में आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र में जो नए स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न की जो सूची है उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर है। क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग बात करें सर्वेक्षण 2021 और 22 की तो वहाँ पे ये पहले नंबर पे आया है। अगर इसकी हम बात करेंगे, देखिए 11,308 शुरू किए गए थे स्टार्टअप। ठीक है, 11,308 शुरू करने के बाद में क्या हुआ था कि जो 44 कंपनी थी, 44 कंपनियों को ये स्टार्टअप मिला था, जिसमें कि जो 11 कंपनियां हैं वो महाराष्ट्र से हैं। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसमें है। सो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हम पढ़ चुके हैं। देखिए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इस्मोइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड्स। देखिए, इसको अगर हम डिटेल्स में जाने तो हमें पता चलेगा कि डच राजा ब्लेम जो अलेक्जेंडर हैं उन्होंने आधिकारिक तौर पे
इज़्मुइडेन शिलॉक का उद्घाटन किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। 500 मीटर लंबी, 70 मीटर चौड़ी यह संरचना इज़्मुइडेन की एक छोटे से 100 साल पुराने लॉक की जगह लगी। यह, अगर आपको बात करी जाए, यह एक बंदरगाह शहर है जो उत्तरी सागर नहर को क्या कहता है कि बंदरगाह से जोड़ता है। और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी जो संरचना है वो इतनी गहरी है कि नहर में प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्री लॉक है इज़्मुइडेन, वो कहाँ पर है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर नीदरलैंड्स होगा। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितनी 500 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी ये संरचना है। इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो उसके होप आपको काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बताओ क्या हुआ, सॉरी। हाँ, तो हमारा क्या चल रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन की पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा भारी उद्योग मंत्रालय से ये संबंधित है। ठीक है, पूंजीगत माल का जो क्षेत्र है उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए की जो योजना है वो किससे संबंधित है, भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं इसको डिटेल्स में जानने की। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूंजीगत सम्मान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना का दूसरे चरण को अधिसूचित किया। इस योजना को 1207 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया है। इसमें सरकार की ओर से 975 करोड़ का बजटीय सहायता शामिल होगी और शेष जो आपका बचा 232 करोड़ उद्योग योगदान में के माध्यम से आएंगे। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप नोट कर लेना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूंजीगत माल जो क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ाने की योजना है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका होगा कि भारी उद्योग मंत्रालय से ये संबंधित है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इस योजना में कितने करोड़ जो वित्तीय परिव्यय के साथ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका 1207 करोड़ वित्तीय। ठीक है, साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार की ओर से कितने बजटीय सहायता शामिल होगी इसमें। तो 975 करोड़ 975 करोड़ की इसमें बजटीय सहायता इसमें सरकार की ओर से शामिल होगी। जो बचा हुआ शेष है वो उद्योग योगदान के माध्यम से आएंगे। सो ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने शासन के सुधार के लिए प्रोजेक्ट शुरू शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा असम। तो देखिए, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत, तो उन्होंने क्या किया है, हेमंत जी ने कि शर्मा ने प्रोजेक्ट शतवना की लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी जो 4-5 लाख से अधिक जो लंबित फाइलें हैं उसका निपटान करना है। एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां लोग अपनी लंबित फाइलों की सूचना दे सकेंगे। सो देखिए, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो असम की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका जो उद्देश्य रहेगा वो सचिवालय में जो भी आपकी जो भी 4 से 5 लाख जो भी फाइल्स हैं तो उसका निपटान करना है। उसके लिए अलग अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जहां लोग अपनी जो फाइल है उसकी सूचना दे सकते हैं। सो चलिए, ये भी बात हो चुकी है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो 4 न्यूज़ है वो हमें क्या बताती है। देखिए, विश्व जो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, वर्ल्ड निग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिसीज़ है डे है वो कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इस दिवस गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य सामान्यता प्राप्त करना होता है। विषय के तहत ये मनाया गया डे मतलब जो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के कुछ उदाहरण चागाश रोग होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू, कुष्ठ, रेबीज, ट्रैकोमा। तो ये विश्व स्तर पर 1 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए, ये जो रोग हैं
से काफ़ी नॉर्मली चिकनगुनिया वगैरह बहुत सारे आम बंदों में होता रहता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे डेंगू है, तो काफ़ी तब मौसम इसका चलता है, मौसम के अकॉर्डिंग ये जो रोग होते हैं ये बढ़ते रहते हैं। और इसी को जो गरीब होते हैं, गरीबों से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उसको समाप्त करने के लिए, स्वास्थ्य सामान्यता को प्राप्त करने के लिए तो ये दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। देखिए जो अल्बर्ट झील है, ठीक है, जो लेक अल्बर्ट है, किन दो देश के बीच सीमा के रूप में स्थित है? तो युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपसे बात करी जाए, दो तेल कंपनियां फ्रांस की जो टोटल एनर्जीज और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन को युगान और ऊर्जा संसाधनों के विकसित करने की एक क्षेत्रीय तेल पाइपलाइन बनाने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो युगांडा के कांगो को लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच 160 किलोमीटर की जो प्राकृतिक सीमा झील है अल्बर्ट में कच्चे तेल के भंडार को दोहन करना है। सो देखिए काफ़ी अच्छी और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ है। सो जो लेक अल्बर्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है, तो युगांडा और कांगो जो देश हैं उन दोनों के बीच है ये। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए 10 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसके सौदे पे सिग्नेचर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे कि दो तेल कंपनियां फ्रांस की जो टोटल एनर्जीज और चाइना नेशनल ऑफ ऑयल कॉरपोरेशन है, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आपकी जो टोटल क्वेश्चन है और जो टोटल इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे टुडे करंट एनालिसिस तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूपीएससी का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है कि 861 लोगों के लिए इस बार भर्ती निकाली गई है। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो वो जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं 22 फ़रवरी तक, 22 फ़रवरी लास्ट इवनिंग में 6 o'clock तक, हाँ 6 o'clock तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।